नमस्कार। यह एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर था, लेकिन उसकी छोटी बहन की बहादुरी और सूझबूझ ने उसे एक भयंकर खतरे से बचाया और उसे सही रास्ता दिखाया। इस कहानी में आपको रोमांच और रहस्य का एक अनोखा मेल मिलेगा। राजकुमार उस्मान अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने शाही कपड़े उतारकर शिकारियों वाला लिबास पहन लिया था। कमर में एक चमकता हुआ तेज धार वाला खंजर कस कर बांधा। फिर तरकश में भरे तीरों को एक नजर देखा, अपनी कमान उठाई और बस कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे का पर्दा हटा और उनकी छोटी बहन राजकुमारी सुरैया अंदर आ गईं। राजकुमार उस्मान ने सवाल भरी नजरों से सुरैया को देखा और पूछा, क्या बात है सुरैया? राजकुमारी सुरैया ने जिद वाले अंदाज में कहा, आज तो मैं भी आपके साथ शिकार पर चलूंगी। आप रोज रोज जंगल में शिकार करने जाते हैं। राजकुमार हंस पड़े। हंसते हुए बोले, तुम कहां जंगल में भागती दौड़ती फिरोगी? यूं ही थककर परेशान हो जाओगी। तुम तो अम्मी हुजूर के पास जाओ, उनके पास बैठकर कोई अच्छी सी कहानी सुन लो। अम्मी हुजूर दिन में कहानी नहीं सुनाती है, सुरैया ने तुरंत जवाब दिया। वह कहती है कि दिन में कहानी सुनाने से मामू जान रास्ता भूल जाते हैं। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी और आपको एक हिरन मारकर दिखाऊंगी। हाँ, जैसे मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जा रहा हूं, उस्मान झल्लाते हुए बोले। कभी कोई लड़की अभी शिकार खेलने गई है जो मैं तुम्हें साथ ले जाऊं? और फिर मेरे साथ मेरे दोस्त भी तो होंगे, वह अपने दिल में क्या सोचेंगे? नहीं, मैं तो आपके साथ जरूर जाऊंगी। राजकुमारी ने सिर हिलाकर अपनी बात दोहराई। राजकुमार उस्मान उन्हें घूरने लगे। अचानक राजकुमारी सुरैया की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार उस्मान घबरा गए। वह अभी उन्हें चुप कराने ही वाले थे कि बादशाह मलका के साथ कमरे में दाखिल हो गए। राजकुमारी सुरैया को रोते हुए देखकर मलका आगे बढ़ी और ममता से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह ने राजकुमार उस्मान को देखते हुए कहा, इस नालायक ने ही कुछ कहा होगा। क्यों भाई सुरैया, क्या बात है? बात मुझसे सुनो। नालायक का खिताब पाकर राजकुमार उस्मान थोड़ी शर्मिंदा हुए और बोले, ये फरमाती है कि मैं भी शिकार पर चलूंगी। इन्हें बहुत शौक है ना जंगल घूमने का, जैसे वहां लड्डू मिलते हो। अगर शेर को दूर से देख लिया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, और तुम जैसे शेर को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। बादशाह ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमारी समझ में यह नहीं आता कि तुम सैर सपाटे और शिकार में अपना समय क्यों बर्बाद करते फिरते हो। हम बूढ़े हो रहे हैं, सिर के बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं। आखिर हम कब तक इस मुल्क की बागडोर संभाले रखेंगे? हमने तुम्हें इसलिए तो पाल पोस कर जवान नहीं किया था कि तुम हुकूमत के कामों में हमारा हाथ बटाने के बजाय जंगलों में लकड़ी बजाते फिरो। बादशाह की डांट सुनकर राजकुमार ने सिर झुका लिया। उनकी बेचारगी को महसूस करके मलका बोली, इस छोटी सी लड़की की वजह से आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं। फिर उन्होंने राजकुमार से कहा, बेटे तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त मेहमान खाने में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर वह बादशाह को देखते हुए बोली, राजकुमारों का तो यही काम होता है, घूमे फिरें और शिकार खेलें। राजकुमार उस्मान सिर झुकाकर तेजी से बाहर निकल गए। बादशाह मलका से बोले, इस लड़के को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। फिर भी आपको कुछ ख्याल करना चाहिए, मलका ने समझाया। जवान लड़का है, उसका मन बागी भी हो सकता है, और फिर यह उम्र तो ऐसी होती है कि इंसान जिम्मेदारियों को लेने से घबराता है। उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मलका बादशाह को समझाते हुए बोली, अगर आपकी सख्तियां ऐसी ही रही तो मुझे यकीन है राजकुमार महल छोड़कर कहीं चला जाएगा। उस दिन मुझसे कह रहा था कि जब से मैंने होश संभाला है, अब्बा हुजूर ने कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। अच्छा, तो इस नालायक को हमारा मुंह भी टेढ़ा लगता है, बादशाह गुस्से से बोले। लेने दो आज इसे, हम अच्छी तरह उसकी खबर लेंगे। हमें समझ क्या रखा है इसने। राजकुमारी सुरैया ने अब रोना बंद कर दिया था और खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। बादशाह की बात सुनकर मलका ने गुस्से से कहा, अगर आपको उस्मान से इतनी नफरत है तो मैं आज ही उससे कह दूंगी कि वह यहां से चला जाए। उसे रोज के इस झगड़े से तो छुटकारा मिल जाएगा।
ये कहते हुए मलका की आवाज भर्रा गई और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बादशाह कुछ देर तक तो मलका को देखते रहे, फिर नरमी से बोले, प्यारी मलका, हम इस नासमझ के दुश्मन नहीं है। वह लापरवाह स्वभाव का लड़का है। हम चाहते हैं कि हमारी डांट से वह सबक सीखे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हम इतनी बड़ी हुकूमत उसे सौंपना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, हम यह सब उसके हक में अच्छा कर रहे हैं या बुरा? मलका ने झट से आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए बोली, ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? उस्मान शिकार से लौट कर आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी। वह हमेशा मेरी बात मान जाता है। उन्हें यकीन था कि अब राजकुमार उस्मान जरूर हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेने लगेंगे। मलका भी मुस्कुरा रही थी और बादशाह भी, मगर राजकुमारी सुरैया मुंह बनाई खड़ी थी। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि राजकुमार उस्मान उन्हें अपने साथ जंगल शिकार खेलने के लिए नहीं ले गए थे। जंगल में राजकुमार उस्मान के दोस्तों के कहकहे गूंज रहे थे। वह लोग दोपहर का खाना खाकर अब नदी के साफ पानी में नहा रहे थे। राजकुमार किनारे पर बैठे उनकी हरकतों का मजा ले रहे थे। उनका भी मन चाह रहा था कि खुद भी नदी में कूदकर खूब मजे से नहाए, मगर मलका ने उन्हें समझा रखा था कि वह नदी वगैरह में कभी नहाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे मौके पर दोस्तों की शरारतों की वजह से जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। राजकुमार उस्मान ने दोस्तों को भी यह बात समझाने की कोशिश की कि हम्माम से बेहतर नहाने की कोई और जगह नहीं होती, क्योंकि वहां डूबने का कोई खतरा भी नहीं होता। खुदा न खास्ता वहां पर पांव फिसल भी जाए तो इंसान कहीं नहीं जाता, वहीं फर्श पर पड़ा रहता है। लेकिन नदियों में पांव फिसल जाए तो फिर इंसान उसकी गहराई में जाकर रुकता है। मगर राजकुमार उस्मान की बातों को उनके दोस्तों ने हंसी में उड़ा दिया और फिर सब के सब नदी में कूद गए। राजकुमार उस्मान के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह किनारे पर बैठकर उन्हें देखते रहे। उनकी सोच का सिलसिला अचानक अपने महल की तरफ मुड़ गया। उन्हें अपने बाप की बातें एक एक करके याद आने लगी। जब उन्होंने इन बातों पर ठंडे दिल से गौर किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वह गलती पर थे। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वह बूढ़े हो जाए तो उनकी औलाद उनका सहारा बने। राजकुमार उस्मान को खुद पर शर्म आने लगी। वह 22 साल के हो चुके थे। अगर वह चाहते तो हुकूमत के प्रशासनिक मामलों में अपने बाप का हाथ बटा सकते थे। उनके बाप ने सही मायनों में अपनी प्रजा की सेवा की थी। प्रजा की भलाई के लिए न दिन देखा न रात। लगातार काम की अधिकता सेहत पर असर डालती है। उनका बाप वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि अब वह यहां से सीधा घर जाएंगे। सबसे पहले अपने बाप से अपने गुजरे हुए लापरवाह रवैये के लिए माफी मांगेंगे और फिर दिलो जान से हुकूमत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाएंगे। अभी वह इन्हीं सोचों में गुम थे कि अचानक उनकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वह चौंक पड़े। झाड़ियों से एक खरगोश निकला। वह कद में तो आम खरगोशों जितना ही था, मगर उसके जिस्म पर 7 रंग की धारियां थी। उस खरगोश की आंखें हरी थी। वह बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। राजकुमार उस्मान की नजरों में अपनी छोटी बहन राजकुमारी सुरैया का चेहरा घूम गया। उन्हें एहसास था कि वह उनसे बेहद नाराज होगी, क्योंकि वह उसे अपने साथ जंगल नहीं लाए थे। राजकुमार उस्मान ने सोचा, अगर वह इस अजीबोगरीब खरगोश को पकड़कर महल ले जाए और उसे सुरैया को दे दें तो उसकी नाराजगी खत्म हो सकती है। यह सोचकर वह उठे और बड़ी सावधानी से खरगोश की तरफ बढ़ने लगे। खरगोश ने राजकुमार को अपनी तरफ आते देख लिया, इसलिए वह राजकुमार उस्मान के करीब पहुंचने से पहले ही भाग गया और कुछ दूर जाकर फिर रुक गया। राजकुमार उस्मान चाहते तो तीर की मदद से उसे जख्मी करके पकड़ सकते थे, मगर वह इतने खूबसूरत खरगोश को सही सलामत ही पकड़ना चाहते थे। वह खरगोश बेहद चालाक था। जब वह यह देखता कि राजकुमार उसके करीब आ पहुंचा है तो वह 2 कदम बढ़कर अपने और राजकुमार उस्मान के दरमियान फिर फासला पैदा कर लेता। आखिर यह भागदौड़ काफी देर तक जारी रही। खरगोश तो हाथ नहीं आया, मगर शाम हो गई। इस अजीबोगरीब खरगोश के पीछे भागते हुए राजकुमार उस्मान को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अब जो उन्होंने देखा कि रात होने वाली है तो वह बहुत घबराए। खरगोश के पीछे भागते भागते वह काफी दूर निकल आए थे और क्योंकि उनका ध्यान खरगोश की तरफ लगा हुआ था, इसलिए वह रास्ते का भी ख्याल न रख सके।
वह यह सोचकर परेशान होने लगे कि अब वह महल किस तरह पहुंचेंगे। उनकी गुमशुदगी से उनके दोस्त यकीनन घबरा गए होंगे। गरज यह कि वह सोचते सोचते आगे बढ़े। रंगीन धारीदार खरगोश जाने कहां झाड़ियों में गायब हो गया और राजकुमार उस घड़ी को कोस रहे थे जब उनकी नजर इस मनहूस खरगोश पर पड़ी थी और उसे पकड़ने की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई थी। भाग दौड़ करने की वजह से अब उन्हें भूख का भी एहसास होने लगा। वह बेबसी से अपने चारों तरफ देखने लगे और फिर अचानक ही उनकी निगाहें एक जगह पर ठहर गईं। पेड़ों के झुंड में उन्हें एक निहायत आलीशान महल की झलक नजर आई। वह महल की तरफ जाने का इरादा कर ही रहे थे कि अचानक एक पेड़ के पीछे से वही धारीदार खरगोश बाहर आया और राजकुमार उस्मान के पास आकर बोला, जनाब राजकुमार साहब, मेरी मालकिन हसनारा आपको याद कर रही है। राजकुमार उस्मान खरगोश को देखते ही आग बबूला हो गए, मगर उसे इंसानों की तरह बात करते देखकर उनका गुस्सा हैरत में बदल गया। उन्होंने हैरानी से कहा, मैं तो तुम्हें एक बदमाश खरगोश समझ रहा था, क्योंकि तुम ही मुझे इस मुसीबत में फंसाने के जिम्मेदार हो, मगर अब तुम्हें इंसानों की तरह बोलता देखकर मैं बहुत हैरान हूं। ये क्या माजरा है? मैं तुम्हें क्या समझूं? आप कुछ भी समझे, मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खरगोश ने कहा, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं कि आपको हसनारा याद फरमा रही है। मेरे पीछे पीछे चले आइए। राजकुमार समझ गए कि यह सब जादू का चक्कर है। ये खरगोश जरूर कोई इंसान है और किसी जादूगर ने इसे खरगोश बना दिया है, और हसनारा यकीनन कोई हसीन सी राजकुमारी होगी जो जादूगरों की कैद में होगी। उन्होंने किसी से सुन रखा था कि जादूगर इंसानों के सिर में जादू की कील गाड़कर उन्हें जानवर और परिंदे बना देते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर झपट कर खरगोश को पकड़ लिया। इसके सिर को टटोलकर जादू की कील ढूंढने की कोशिश करने लगे। खरगोश पहले तो राजकुमार उस्मान की हरकत पर सकपकाया, फिर बुरा मानकर बोला, आप 1000 कोशिश कर लें, मेरे सिर में आपको एक जूं भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार चिढ़ गए। गुस्से में भरकर बोले, तुम सख्त ना समझ खरगोश हो। फिर उन्होंने खरगोश को छोड़ दिया और बुड़बुड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़े। महल के नजदीक पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। महल बहुत ही खूबसूरत था। उसकी दीवारों से रोशनी की किरणें फूट रही थी। वह दोनों जैसे ही मुख्य दरवाजे से गुजरे, राजकुमार उस्मान पर फूलों की बारिश होने लगी। राजकुमार उस्मान बहुत हैरान थे। थोड़ी देर बाद खरगोश उन्हें एक कमरे में ले आया। कमरा कीमती सामान से सजा हुआ था और वहां पर एक बहुत ही मोटी और बदसूरत औरत बैठी हुई थी। राजकुमार उस्मान को देखकर वह खुशी से खिल उठी। आओ राजकुमार, आओ, खुशामदीद, उस मोटी बदसूरत औरत ने कहा। अरे राजकुमारी हसनारा की खादिमा, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, राजकुमार उस्मान ने हैरत से कहा। उनकी बात सुनकर वह औरत नाराजगी से बोली, कैसी राजकुमारी, कहाँ की खादिमा? हसनारा मेरा ही नाम है। मैंने ही यह अजीबोगरीब खरगोश तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम इसके पीछे पीछे मेरे महल तक आ जाओ। राजकुमार उस्मान शर्मसार होकर बोले, माफ करना खाला, मुझे गलतफहमी हो गई। हसनारा चिढ़कर बोली, ये तुमने खाला वाला की क्या लगा रखी है? मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है ताकि तुमसे शादी कर सकूं। शादी? उस्मान चिल्लाकर बोले, पहले तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं एक जादूगरनी से शादी करने पर राजी हो जाऊंगा? तुम्हारा तो बाप भी राजी होगा। मोटी और बदसूरत जादूगरनी हसनारा गुस्से से दहाड़ कर बोली। उसकी आंखें शोले बरसाने लगी क्योंकि राजकुमार उस्मान की बातों ने उसे नाराज कर दिया था। हाँ, यह ठीक है, अब्बा हुजूर शायद राजी हो जाए, राजकुमार उस्मान ने बड़े इत्मीनान से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं उन्हें जाकर यहां भेज देता हूं। जादूगरनी ने जल्दी से कोई जादू पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी और राजकुमार उस्मान आधा पत्थर के बन गए। हसनारा जादूगरनी कहकहा लगाकर बोली, तुम इस वक्त तक पत्थर के बने रहोगे जब तक तुम मुझसे शादी पर रजामंद नहीं हो जाते। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत राजकुमार से शादी करके दिखाऊंगी। मेरी बहन शक्ल और सूरत में मुझसे कुछ बेहतर है। वह हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है। मैं तुमसे शादी करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करूंगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा पता लगाया था, मगर अब तुम कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। राजकुमार नफरत भरे लहजे में बोले, दुनिया इधर से उधर हो जाए
मगर मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारा यह हौसला कब तक बाकी रहेगा। 2 ही दिन बाद तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगोगे। हंसनारा जादूगरनी हंसकर बोली और कमरे से चली गई। खरगोश अभी तक कमरे में मौजूद था। उसे देखकर राजकुमार उस्मान ने गुस्से से कहा, तुमसे बड़ा गधा आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। तुमने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। खरगोश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, राजकुमार साहब, तुमने मुझे गद्दा कहकर मुझे मेरा माजी याद दिला दिया। अच्छा, तो क्या तुम पहले गद्दे थे? राजकुमार उस्मान ने हैरत से पलकें झपकाकर कहा। खैर, यह बात तो नहीं, खरगोश ने जवाब दिया। सचमुच का गद्दा तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी न बनाए। बात दरअसल यह है कि आज से 2 माह पहले मैं एक लड़का ही था। मेरी माँ का देहांत बचपन में हो गया था। मेरे अब्बा के शहर में दवाइयों की दुकान थी। रोजाना सैकड़ों मरीज उनके पास दवा लेने की गरज से आते थे। मैं अपने अब्बा का हाथ बटाने के लिए दुकान पर ही बैठता था। मैं नुस्खा देखकर दवाइयां बनाना भी सीख गया था। एक रोज मेरे हाथों से एक शीशे का मर्तबान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। वालिद साहब करीब ही बैठे थे। पहले तो उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर निहायत गुस्से में बोले, गद्दी के बारे में मेरी राय शुरू ही से अच्छी नहीं। लिहाजा अब्बा जान के मुंह से अपने लिए गद्दी का लफ्ज सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं उसी वक्त दुकान से उठा और सिसकियां भरते हुए एक तरफ को चल दिया। चलते चलते मैं इस जंगल में पहुंच गया। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। करीब था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ता। मेरी नजर इस महल पर पड़ी। मेरे बेजान कदमों में जान आ गई और मैं इस महल की तरफ तेजी से भागने लगा। वही मेरी मुलाकात इस जादूगरनी से हो गई। किस्सा मुख्तसर यह कि मुझे हंसनारा जादूगरनी ने खाना दिया, मगर यह बहुत मक्कार औरत है। खाने के बाद इसने मुझे सुला दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खरगोश बना बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। वह दिन और आज का दिन, अब मैं इसी जादूगरनी के पास रहता हूं। मैं हर वक्त इसकी खिदमत में लगा रहता हूं ताकि वह खुश होकर मुझे फिर से लड़का बना दे। अपनी कहानी सुनाकर खरगोश खामोश हो गया। राजकुमार उस्मान कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अब कोई ऐसी तजवीज निकालो कि इस जादूगरनी के चंगुल से छुटकारा मिले। मैं तो इस हराफा पर बहुत सारे तरीके आजमा चुका हूं, खरगोश ने कहा। क्योंकि मुझे तमाम जड़ी बूटियों से वाकफियत है, इसलिए जंगल में मैंने मुख्तलिफ किस्म की जहरीली जड़ी बूटियां मुख्तलिफ खानों में मिलाकर इसे खिलाई, मगर इस पर कोई असर नहीं होता। ये तो खैर मैंने बचपन ही में कहानियों में सुना था कि जादूगर अपनी जान किसी चीज में बंद करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई मार न सके। राजकुमार खरगोश से बोले, तुम इसका पता चलाओ कि इसकी जान किस चीज में बंद है। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं लगा, खरगोश ने उदासी से जवाब दिया। राजकुमार उस्मान का चेहरा बुझ गया। तो क्या फिर हम सारी जिंदगी इस मनहूस जादूगरनी के पास गुजार देंगे? मैं तो खुद तुम्हारी तरह बेबस हूं, खरगोश ने बेचारगी से जवाब दिया। मेरी अचानक गायब हो जाने से महल में कोहराम मच गया होगा। मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को क्या पता कि मैं यहां किस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। अब्बा जान तो खैर यही समझ रहे होंगे कि मैं कहीं घूमने फिरने निकल गया हूं, इसीलिए वह परेशान कम और नाराज ज्यादा हो रहे होंगे। मगर मेरी अम्मी हुजूर का दिल बहुत छोटा है, उन्हें तो घबराहट हो रही होगी, और मेरी छोटी बहन सुरैया तो रो रो कर आंखें सुजाली होंगी। हालांकि वह मुझसे रूठ गई थी, मगर मैं जानता हूं कि वह मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है। खरगोश, जो कि असल में एक लड़का था और उसका नाम फरीद था, राजकुमार उस्मान से बोला, मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर सकता हूं कि महल जाकर इस हादसे की खबर बादशाह सलामत को दे दो। राजकुमार के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं भाई, ये ठीक नहीं होगा। मेरी इस मुसीबत का हाल मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा जान को न पता चले। तुम इतनी मेहरबानी करो, ये सब वाकयात मेरी बहन सुरैया को बता दो। उससे यह भी कह देना कि वह मेरे दोस्त एहसन के पास जाए और उसे मेरी मदद के लिए तैयार करे। फरीद ने अपना नन्हा सा सिर हिलाकर इस बात पर रजामंदी का इजहार कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनके कानों में जादूगरनी के कदमों की आहट सुनाई दी। खरगोश फरीद भागकर पलंग के नीचे घुसकर सोता बन गया ताकि हंसनारा जादूगरनी को उस पर शक न हो। हंसनारा जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई।
खरगोश फरीद की थोड़ी सी पूंछ बाहर नजर आ रही थी। जादूगरनी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीट लिया और बोली, तुमने बहुत ऐश कर ली। मेरी बड़ी बहन जो कि परस्तान में रहती है, कल उसके छोटे बच्चे की सालगिरह मनाई जा रही है। मैंने फैसला किया है कि तुम जैसे अजीबोगरीब खरगोश को अपने भांजे को तोहफे में दे दो। मेरी बहन की खादिमा मुझे सालगिरह की दावत देने आई है, हसनारा ने कहा। यह कहकर हसनारा जादूगरनी ने फरीद को अपने हाथों में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। फरीद को यूं अचानक जाते देख राजकुमार उस्मान परेशान हो गए और वह सोचने लगे कि अब सारी जिंदगी किसी को पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है। जादूगरनी कमरे से बाहर निकली तो वहां 14-15 साल की एक खूबसूरत परी उसकी इंतजार कर रही थी। उस परी का नाम हसीना परी था। वह जादूगरनी की बड़ी बहन की खादिमा थी। जादूगरनी ने फरीद को उसके हवाले करते हुए कहा, इस हैरान कर देने वाले और अनोखे खरगोश को मेरी तरफ से मेरे भांजे को दे देना और मेरी बहन से कह देना मैं बहुत जल्द उससे मिलने के लिए उसके पास आऊंगी। सालगिरह के मौके पर यूं ही नहीं आ सकती। फिलहाल मैं बहुत व्यस्त हूं, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। आप तो बहुत अमीर लगती है, सिर खुजाने के लिए कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? हसीना परी ने उससे फरीद को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मेरी बहन भी बहुत बेवकूफ है। उसने कैसी कोर मगज खादिमा का चुनाव किया जो मुहावरों के मतलब नहीं जानती, हसनारा ने मुंह बनाकर कहा। हसीना परी कुछ शर्मिंदा सी हो गई। उसने मजीद कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर बाहर की तरफ चल दी। जादूगरनी के महल से बाहर निकलते ही उसके खूबसूरत परों ने हरकत की और फिर वह हवा में ऊंची उठती चली गई। उसने फरीद को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसका रुख परस्तान की तरफ था। हसीना परी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह दोबारा जमीन पर उतर आई और फरीद को जमीन पर रखकर दोनों हाथों से सिर को दबाने लगी। अच्छी परी, क्या बात है? फरीद ने हमदर्दी से पूछा। उसको बोलता देखकर हसीना परी अपना दर्द भूल गई और हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसको हैरत अज़दा पाकर फरीद ने उसको अपनी कहानी सुना दी। हसीना परी बोली, यह हसनारा जादूगरनी तो बहुत खराब औरत है, बेगुनाह लोगों को तंग करती है। इसकी बड़ी बहन तो बहुत मेहरबान और अच्छे स्वभाव की औरत है। उसकी शादी वहां के एक मशहूर व्यापारी से हो गई है। वह अपने बच्चे और शौहर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। बातों के दौरान हसीना परी को अपने सिर का दर्द कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ, मगर जब वह दोनों खामोश हुए तो उसे दोबारा सिर में तकलीफ महसूस होने लगी। उसने फरीद से कहा, मैं तो इस सिर दर्द की वजह से हार मान गई हूँ। मैंने इसके लिए 1000 इलाज कर डाले, मगर इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी। ये अचानक उठता है और घंटों रहता है। फरीद उसकी बात सुनकर बोला, मेरे अब्बा वैद्य है। पूरे शहर में उन जैसा कोई दूसरा वैद्य नहीं मिलेगा। उनके पास इस बीमारी की दवा है। अगर मैं अपनी असली शक्ल में होता तो जरूर आपकी मदद करता। हसीना परी मायूसी से बोली, तुम्हें तो हसनारा जादूगरनी ही अपनी असली शक्ल में वापस ला सकती है। फरीद बोला, मेरा ख्याल है आप यहीं कुछ देर बैठकर आराम करें। मैं राजकुमार उस्मान की बहन को सब कुछ बताकर आ जाता हूँ। वह ये बातें राजकुमार उस्मान के दोस्त एहसन को बता देगी और राजकुमार उस्मान का ये दोस्त क्योंकि बहुत बहादुर है, इसलिए वह जरूर उस जादूगरनी को ठिकाने लगा देगा। जब जादूगरनी मर जाएगी तो फिर राजकुमार उस्मान और मैं दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर मैं अपने घर जाकर आपको वह दवाई जो कीमती जड़ी बूटियों से तैयार हुई है और जिसका नाम गोले स्याह है, वह तुम्हें लाकर दूंगा। उसकी एक ही खुराक आपके सिर के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। हसीना परी इस उपाय से खुश हो उठी। वह अपने इस अचानक आने वाले मर्ज से सख्त परेशान थी और हर कीमत पर इसका इलाज करना चाहती थी। फरीद की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया कि गोले स्याह से उसे जरूर फायदा होगा। उसने फरीद को राजकुमारी से मिलने के लिए जाने की इजाजत दे दी और खुद पैर से टेक लगाकर बैठ गई। फरीद दौड़ता हुआ महल की तरफ चल दिया। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, मगर फरीद को जंगल के रास्तों से काफी वाकिफियत थी, इसलिए उसे रास्ता तय करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तेज रफ्तारी की वजह से जल्द ही वह राजकुमार उस्मान के महल में पहुंच गया। वहां पर राजकुमार की गुमशुदगी की वजह से तमाम लोग परेशान थे। फरीद सबकी नजरों से बचता बचाता राजकुमारी सुरैया के कमरे में घुस गया। राजकुमारी सुरैया
अपने भाई की जुदाई की वजह से अपने पलंग पर पड़ी आंसू बहा रही थी। फरीद उछककर पलंग पर चढ़ गया। राजकुमारी सुरैया की नजर जब इस पर पड़ी तो वह चौंक कर सीधी बैठ गई और रोना भूलकर हैरत से फरीद को घूरने लगी। उन्हें अपने कमरे में खरगोश की मौजूदगी पर सख्त हैरानी थी, और फिर खरगोश भी ऐसा जिसके जिस्म पर रंगीन धारियां थी। उसकी आंखें हरी थी और वह बहुत खूबसूरत था। फरीद ने वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और अपना परिचय कराने के बाद राजकुमार उस्मान के साथ जो कुछ हुआ वह उसने राजकुमारी को सुना दिया। तमाम दास्तान सुन लेने के बाद राजकुमारी सुरैया परेशानी से बोली, मगर उस्मान भैया ने अपने जिस दोस्त से मदद लेने का फैसला किया वह तो दूसरे शहर गए हुए हैं, उनकी वापसी पता नहीं कब होगी। फिर अब क्या किया जाए? फरीद ने बेचैनी से पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं जरूर अपने भैया को उस जादूगरनी से छुड़ा लाऊंगी, राजकुमारी ने तुरंत फैसला किया। फरीद को उम्मीद तो नहीं थी कि 10-12 साल की यह राजकुमारी हसनारा जादूगरनी को कैसे ठिकाने लगाएगी। उसने राजकुमारी को यह सब करने से रोकने की बहुत कोशिश की। अजीब अजीब शक्लें बनाकर राजकुमारी को यह बताने की कोशिश भी की कि हसनारा कितनी खौफनाक है, मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। लिहाजा मजबूर होकर फरीद भी चुप हो गया। वह दोनों चुपके से महल से निकले। राजकुमारी सुरैया ने अस्तबल से एक घोड़ा भी खोल लिया, क्योंकि तमाम गुलाम और दूसरे लोग राजकुमार उस्मान की गुमशुदगी से परेशान थे, इधर उधर फिर रहे थे, इसलिए इनमें से कोई भी राजकुमारी सुरैया को न देख सका। फरीद को परी का सिर दर्द याद आ गया। उसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि राजकुमारी को अपने बाप के पास भेजकर दवाई मंगवा ले। ये बात उसने राजकुमारी सुरैया को बताई तो वह फौरन राजी हो गई। दोनों घोड़े पर सवार होकर फरीद के घर के पास पहुंचे। अपने घर को देखकर फरीद का दिल भर आया। राजकुमारी ने घोड़े की लगाम उसे थमाकर उसके घर में गई। राजकुमारी की जेब में चंद चांदी के सिक्के पड़े थे। उन्हें देखकर उन्होंने फरीद के बाप से गोले सियाह की चंद खुराकें ले ली। उसके बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वह लोग जंगल में पहुंच गए। फरीद उसे साथ लेकर वहां आ गया जहां हसीना परी बैठी थी। उसके सिर का दर्द बहुत तेज था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राजकुमारी सुरैया ने उसे जल्दी से गुले सियाह की एक खुराक दी, जिसको खाते ही हसीना परी का सिर का दर्द फौरन गायब हो गया और वह मुस्कुराने लगी। फिर उसने फरीद और राजकुमारी का बारी बारी शुक्रिया अदा किया और बोली, फरीद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं एक ऐसी बात जानती हूं जिससे तुम्हारी और राजकुमार उस्मान की मुश्किल हल हो सकती है। जल्दी से बताइए वह बात, फरीद ने बेताबी से पूछा। मैं एक अरसे से हसनारा की बहन के घर में नौकरानी हूं। एक रोज मैं दस्तरख्वान बिछा रही थी। हसनारा और उसकी बड़ी बहन यानी मेरी मालकिन वह भी मौजूद थी। हसनारा जादूगरनी को शेखी बखारने और अपनी बड़ाई जताने का बहुत शौक था। वह अपनी बहन से कहने लगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी क्योंकि मैंने अपनी जान अपने गले के हार में पिरोए हुए एक मोती में बंद कर दी है। उसने यह बात इतनी धीरे से कही थी, मगर मैंने उसको फिर भी सुन लिया था। अब तुम किसी तरह इस हार को हासिल करने की कोशिश करो। वह हार अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर उसने राजकुमारी सुरैया को एक आईना दिया और बोली, राजकुमारी, ये जादू का आईना है। इसकी खासियत यह है, इसमें बदसूरत से बदसूरत शक्ल भी बेहद हसीन और खूबसूरत नजर आने लगती है। इसको अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। यह कहकर हसीना परी ने राजकुमारी सुरैया और फरीद से इजाजत ली और वहां से उड़ते हुए परस्तान की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी सुरैया हसीना परी के दिए जादू के आईने को हाथ में पकड़े कुछ सोच रही थी। अचानक उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह संतुष्ट अंदाज में सिर हिलाने लगी। राजकुमारी सुरैया ने फरीद को वहीं रुकने की हिदायत दी और खुद हसनारा जादूगरनी के महल की तरफ चल पड़ी, जहां पर उनका भाई आधा पत्थर का बना हुआ था, जिससे शादी करने की ख्वाहिश जादूगरनी के दिल में थी। फरीद को अपने साथ इसलिए नहीं ले गई कि कहीं हसनारा की उस पर नजर न पड़ जाए और सारा खेल न बिगड़ जाए। महल में घुसते ही राजकुमारी की मुलाकात हसनारा जादूगरनी से हो गई।
पहले तो जादूगरनी ने राजकुमारी को हैरत भरी नजरों से देखा, फिर गुस्से में भरकर बोली, तुझे मेरे घर में बगैर इजाजत के घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू नहीं जानती कि यह मेरा महल है? मैं सब कुछ जानती हूँ, राजकुमारी सुरैया ने निडरता से कहा। तुमने एक राजकुमार को पकड़कर उसे आधा पत्थर का बना दिया है। तुम उससे शादी भी करना चाहती हो, मगर उसने तुम्हारी बत्तख जैसी शक्ल देखकर साफ इनकार कर दिया। मगर जादूगरनी साहिबा, तुम्हें घबराने, परेशान होने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत राजकुमार से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो कि अपनी बहन को नीचा दिखा सको। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हुई हूँ और मुझे जादूगरों के सरदार सामरी जादूगर ने भेजा है। हंसनारा जादूगरनी, जो राजकुमारी सुरैया की बातें बड़ी हैरत से सुन रही थी, सामरी जादूगर के नाम पर उछल पड़ी। अगर सामरी जादूगर मेरी मदद पर तैयार हो गया तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। सामरी जादूगर ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? बात दरअसल ये है कि सामरी जादूगर बगैर जरूरत किसी की मदद नहीं करता। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लॉटन कबूतर है। उसने चंद दिनों से दाना खाना और पानी पीना छोड़ दिया है। बस हर वक्त किसी सोच में गुम रहता है। सामरी जादूगर को अपने इस कबूतर से बहुत प्यार है। उसने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर कबूतर की चोंच को तुम्हारे गले में पड़े हुए हार से लगा दिया जाए तो कबूतर की तमाम उदासी लम्हे भर में खत्म हो जाएगी और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर को यह भी मालूम है कि तुम राजकुमार उस्मान से शादी की ख्वाहिश रखती हो। अगर तुम सामरी जादूगर की मदद पर तैयार हो जाओ तो वह भी तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं भाई, मैं इस सौदे पर तैयार नहीं, हंसनारा जादूगरनी बोली। इस हार को मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। तुम शायद इस बात से खौफजदा हो कि सामरी जादूगर कहीं इस हार को तबाह करके तुम्हें मौत के घाट ना उतार दे, क्योंकि इस हार के एक कीमती मोती में तुम्हारी जान बंद है। अरे, तुम तो सब बातों को जानती हो, हंसनारा जादूगरनी ताज्जुब से बोली। इस बात को तो मैंने राज में रखा था और सिवाय मेरी बहन के कोई भी इस राज से वाकिफ नहीं था। सामरी जादूगर अपने जादू से तमाम बातें मालूम कर लेता है, फिर तुम्हें मारकर उसे धेले भर का फायदा भी नहीं होगा। और तुम तो यह जानती हो कि बगैर फायदे के वह कोई काम नहीं करता। तुम्हें मारकर भला उसे क्या मिलेगा? राजकुमारी ने समझाया। यह बात जादूगरनी की समझ में आ गई। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना यह हार देने के लिए तैयार हूं, मगर सामरी जादूगर से कहना कि वह इसे जल्द ही वापस कर दे। लेकिन सामरी जादूगर, मेरी शादी राजकुमार उस्मान से किस तरह करवाएगा? उसने पूछा। उसने मुझे एक जादू बताया है, राजकुमारी सुरैया ने कहा, जिससे तुम्हारी शक्ल और सूरत बहुत हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। तुम मुझे हार दो, मैं तुम्हारी शक्ल बदल दूंगी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर राजकुमार उस्मान तुमसे फौरन शादी करने पर राजी हो जाएगा। जादूगरनी ने झट अपने गले से वह हार उतारा और राजकुमारी सुरैया के हवाले कर दिया, जिसके एक मोती में उसने अपनी जान बंद कर रखी थी। राजकुमारी सुरैया ने हसीना परी का दिया हुआ जादू का आईना निकाला, जिसमें बदसूरत से बदसूरत शक्लें भी हसीन नजर आने लगती थी। फिर उन्होंने यूं ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर हंसनारा जादूगरनी के चेहरे पर 2-4 फूंके मारी और आईना उसके चेहरे के आगे करके बोली, लो, खुद ही देख लो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल राजकुमारियों की तरह हो गई है। जादूगरनी ने आईने में देखा और फिर खुशी से उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आईने में एक बदसूरत जादूगरनी के बजाय एक निहायत हसीन और जमीन लड़की की सूरत नजर आ रही थी। जादूगरनी बहुत खुश थी। उसने जल्दी से सुरैया को रुखसत कर दिया और राजकुमार उस्मान के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह किस कदर हसीन हो गई है। उसे क्या पता था कि वह पहले ही जैसी है। जब वह राजकुमार उस्मान के पास पहुंची तो वह सो रहा था। जब वह हंसनारा जादूगरनी की कई आवाजों पर भी न उठा तो जादूगरनी वहां से चली गई। रात ज्यादा हो गई थी। वह अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर खुशी के मारे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद वह सो न सकी, तो वह बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकल आई ताकि चांदनी रात में जंगल की सैर करे। उधर राजकुमारी सुरैया भागम भाग फरीद के पास पहुंची, जो एक पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उन्होंने फरीद को जल्दी से जादूगरनी से होने वाली मुलाकात का हाल बताया। फरीद राजकुमारी सुरैया की समझदारी से बहुत खुश हुआ, जिसने एक फर्जी कहानी सुनाकर
उस चालाक जादूगरनी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया था। राजकुमारी 2 पत्थर ढूंढ लाई। उनका इरादा था कि वह हार के तमाम मोतियों को पत्थरों की मदद से कुचल दे। उन्होंने हार के तमाम मोतियों को अलग कर लिया, उन्हें एक एक करके तोड़ने लगी। फरीद उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक राजकुमारी सुरैया फरीद की आवाज सुनकर चौंक गई। वह राजकुमारी को पीछे की तरफ ध्यान दिला रहा था। राजकुमारी ने घूमकर देखा, चांद की हल्की रोशनी में एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। राजकुमारी सुरैया पहली ही नजर में ताड़ गई कि यह वही जादूगरनी है जिसने उनके भाई को पत्थर का बना दिया है। राजकुमारी फरीद को लेकर झाड़ियों में घुस गई और फुसफुसाहट के अंदाज में फरीद से बोली, यह जादूगरनी रात को जंगल में क्या लेने आई है? शायद इसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी। फरीद ने हल्के से जवाब दिया। राजकुमारी कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद जादूगरनी उनके सामने से गुजरी। दोनों ने अपने सांस रोक लिए ताकि जादूगरनी उनकी मौजूदगी से वाकिफ ना हो जाए। जब जादूगरनी उनसे कुछ दूर पहुंच गई तो राजकुमारी सुरैया बोली, यह न जाने कब तक जंगल में घूमती फिरती रहेगी। हम इसके महल में ही चलते हैं, वहां पर इत्मीनान से तमाम मोतियों को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो यह भी पता नहीं कि इसकी जान कौन से मोती में है। फिर फरीद और राजकुमारी तेजी से जादूगरनी के महल की तरफ चल दिए। फरीद राजकुमारी को उस कमरे में ले आया जहां पर राजकुमार उस्मान मौजूद थे। अपने भाई को आधा पत्थर का बना देखकर राजकुमारी सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। वह उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार उस्मान की आंख खुल गई। उन्होंने अपनी बहन को वहां पर देखा तो उन्हें बहुत हैरत हुई। राजकुमारी ने जल्दी से उन्हें तमाम बातें बता दी। फरीद दरवाजे में खड़ा हुआ पहरा दे रहा था कि कहीं जादूगरनी ना आ जाए। राजकुमारी सुरैया की बात खत्म हुई तो अचानक फरीद जल्दी से उनके पास आया और बोला, राजकुमारी, आपने बातों में बहुत वक्त जाया कर दिया। वह जादूगरनी महल में दाखिल हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि वह यहीं पर आएगी। ये सुनकर राजकुमारी कुछ परेशान हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी मोतियों को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। मोती दीवार से टकराते ही नन्ही किरचों में बदल जाते। फिर राजकुमारी के हाथ में सिर्फ एक ही मोती रह गया, जो यकीनन वही मोती था जिसमें हंसनारा जादूगरनी की जान बंद थी। अभी राजकुमारी ने उसे फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि जादूगरनी कमरे के दरवाजे पर आ पहुंची। वह राजकुमारी सुरैया को वहां देखकर बहुत हैरान हुई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजकुमारी सुरैया ने उस आखिरी मोती को भी दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराते ही मोती सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया। उसके टूटते ही हंसनारा जादूगरनी के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर उसी वक्त मर गई। उसके मरते ही हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाजें आईं। फिर एक लम्हे भर में वह महल राख बनकर उड़ गया। राजकुमार उस्मान और फरीद अपनी असली हालत में वापस आ गए। राजकुमारी उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी। महल तो चूंकि गायब हो गया था, इसलिए वह लोग जंगल में खड़े थे। उनके करीब ही जादूगरनी की लाश पड़ी थी। राजकुमार उस्मान बोले, सुरैया बहन, मैं तो तुम्हें निहायत डरपोक समझता था, मगर तुम तो बहुत बहादुर निकली। सुबह तो मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पर नहीं लाया, मगर अब तुम जी भरकर शिकार खेल सकती हो। और इस बात का ख्याल रखना कि अंधेरे में शिकार सिर्फ बिल्ली ही करती है। उनकी इस बात पर राजकुमार उस्मान और राजकुमारी सुरैया भी हंस पड़े। राजकुमारी ने पैर से अपना घोड़ा खोला और वह तीनों महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचे तो तमाम लोग राजकुमार उस्मान को देखकर हैरत अज़दा रह गए। राजकुमार उस्मान ने बादशाह और मलका को तमाम कहानी सुनाई। राजकुमारी सुरैया और फरीद को बहुत शाबाशी मिली। बादशाह ने फरीद को बहुत सा इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। उस रोज के बाद राजकुमार उस्मान का दिल शिकार से उचट गया। वह हुकूमत के कामों में बादशाह का हाथ बटाने लगे। कुछ अरसे बाद मलका ने एक खूबसूरत राजकुमारी से राजकुमार उस्मान की शादी कर दी और बादशाह उन्हें राजपाट सौंपकर खुद ईश्वर की भक्ति में लग गए। पुराने समय की बात है। किसी दूरदराज गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसकी आयु लगभग 18 साल थी। उस गरीब पिता के पास अपनी गुजर बसर के लिए बस एक ऊंट, एक घोड़ा और एक गधा ही थे।
बूढ़ा व्यक्ति रोज पहाड़ वाले जंगल में जाता, वहां से लकड़ियां जमा करता और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता था। उसकी बेटी घर का सारा काम संभालती थी। एक दिन बूढ़ा आदमी पहाड़ से लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें ऊंट पर लाद लाया और बाजार में बेचने के लिए पहुंचा। तभी वहां एक मोटा सा धनी आदमी आया और उसने बूढ़े से पूछा, इन लकड़ियों का दाम क्या है? बूढ़ी ने जवाब दिया, 3 तंगे। धनी आदमी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 10 तंगे देता हूं, शर्त यही है कि लकड़ियां जैसी है ठीक वैसी ही मेरे घर तक पहुंचा देना। ये सुनकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अच्छा लाभ मिल रहा है, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। वह अपने ऊंट को हाँकता हुआ धनी आदमी के घर ले आया। बूढ़ी ने लकड़ियां आंगन में उतार दी, अपने 10 तंगे लिए और वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी वह धनी आदमी बोल उठा, अरे रुको, ऊंट को भी खूंटे से बांध जाओ। बूढ़ा चकित रह गया और बोला, ऊंट मेरा है, वह भला क्यों बांधूं? धनी आदमी बोला, तुम्हारा कैसे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं लकड़ियां जैसी है वैसे ही खरीद रहा हूं, जिसका मतलब है कि ऊंट भी साथ में है। अगर ऊंट मेरा नहीं होता तो मैं तुम्हें 10 तंगे क्यों देता? दोनों में बहुत देर तक बहस चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार वे न्याय के लिए कखाजी के पास पहुंचे। कहाजी ने बूढ़े से सवाल किया, क्या तुमने यह शर्त मान ली थी कि लकड़ियां जैसी है वैसे ही बेचोगे? बूढ़े ने दुखी मन से कहा, हाँ, मैंने उन्हें उसी तरह बेचा था। पर काजी साहब, मेरे ऊंट की कीमत तो 300 तंगे है। काजी ने कड़क कर कहा, यह सब तो अलग बातें हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, गलती तुम्हारी ही है। तुम इतनी अजीब शर्त पर राजी क्यों हुए? और इस तरह काजी ने फैसला सुनाया कि ऊंट धनी आदमी को दे दिया जाए। बूढ़ा आदमी रोता बिलखता अपने घर लौट आया, लेकिन उसने यह पूरी घटना अपनी बेटी को नहीं बताई। अगले दिन बूढ़े ने लकड़ियां घोड़े पर लादी और फिर से बाजार पहुंचा। दुर्भाग्य से वही धनी आदमी फिर से वहां आ गया। उसने बूढ़े से लकड़ियों का दाम पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, 3 तंगे। धनी आदमी ने फिर वही जाल बिछाया, मैं तुम्हें 10 तंगे देता हूं, लकड़ियां जैसी है वैसे ही मेरे घर पहुंचा देना। बूढ़ा आदमी पिछले दिन की बात पूरी तरह भूल चुका था। उसे केवल 10 तंगों का लालच दिखा और वह फिर से उस धनी की शर्त पर राजी हो गया। परिणाम फिर वही आया। बूढ़ा व्यक्ति अपने घोड़े से भी हाथ धो बैठा। वह बहुत उदास होकर घर लौटा, लेकिन इस बार भी उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन बूढ़े ने लकड़ियां गधे पर लादी और बाजार की ओर चलने ही वाला था कि उसकी बेटी उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, बाबा, कल आपने ऊंट खो दिया और परसों घोड़ा। मुझे डर है कि कहीं आज आप यह गधा भी न खो दें। लाइए, आज लकड़ियां मैं बेच कर आती हो। बूढ़ा राजी हो गया। लड़की गधे को हाँकती हुई बाजार पहुंची। वहां वही धनी आदमी आ गया और उसने लड़की से पूछा, तुम इन लकड़ियों का कितना दाम मानती हो? लड़की ने जवाब दिया, 3 तंगे। धनी आदमी ने कहा, यह जैसी है वैसी ही मुझे दे दो, इसके तुम्हें 5 तंगे मिलेंगे। लड़की ने पलटकर पूछा, और आप भी अपने तंगे वैसे ही दे देंगे? धनी आदमी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, मुझे मंजूर है, अपनी लकड़ियां मेरे घर ले चलो। लड़की अपने गधे को हाँकती हुई धनी आदमी के घर ले आई। लकड़ियां जमीन पर उतारने के बाद उसने धनी आदमी से पूछा, जनाब, आपका गधा कहाँ बांधो? धनी आदमी ने जगह बता दी और लड़की ने उसका गधा उसी खूंटे से ले जाकर बांध दिया। फिर जब धनी आदमी उसे पैसे देने लगा तो लड़की ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सौदा करते वक्त आपने कहा था कि 5 तंगे वैसे ही दे दूंगा, अब दीजिए वैसे ही। मेरा मतलब है। आपके हाथ के साथ दोनों देर तक तर्क वितर्क करते रहे। उनका शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और वे दोनों को फिर से काजी के पास ले गए। काजी ने लड़की को फंसाने की बहुत कोशिश की। उसने कई बहाने बनाकर उसे डराया, लेकिन लड़की अपनी बात पर अटल रही। भीड़ भी अब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, वह बहुत होशियार है। काजी देर तक सोचता रहा और हार मानकर फैसला सुनाया कि हाथ दे दो। मोटा धनी आदमी रो पड़ा और उसने काजी से गिड़गिड़ाकर कहा, मैं बिना हाथ के अपना काम कैसे चलाऊंगा? तब काजी ने उससे कहा, अगर तुम अपना हाथ नहीं देना चाहते तो इस लड़की को 50 तंगे हर्जाना दो। धनी आदमी ने बिना देर किए 50 तंगे गिनकर लड़की को दे दिए, लेकिन उसे इस रकम का बहुत दुख हुआ
हार मानने के बजाय उसने लड़की से कहा, आओ हम दोनों एक शर्त लगाए, हम में से जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वह 50 अशर्फिया जीतेगा। लड़की तुरंत मान गई और बोली, ठीक है, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए पहले आप शुरू कीजिए। धनी आदमी आराम से बैठ गया, हंसकर गला साफ किया और अपनी कहानी शुरू की। एक बार मैंने गेहूं बोए थे। वह फसल इतनी जबरदस्त ऊंची हो गई कि अगर कोई ऊंट या घोड़े पर सवार होकर उसके अंदर जाता तो वह 10 दिन तक भटकता रहता। एक दिन मेरी 40 बकरियां उस फसल में घुस गईं और सब वहीं गुम हो गईं। जब फसल तैयार हो गई तो मैंने बहुत सारे मजदूरों को बुलाकर उसे कटवाना शुरू किया। सारी फसल काट ली गई और दाना भी निकाल लिया गया, लेकिन बकरियों का कोई पता नहीं चला। एक दिन मेरी पत्नी उसी गेहूं के आटे की तंदूरी रोटियां पका रही थी और मैं वहीं बैठकर कुरान पढ़ रहा था। जब रोटियां पक गईं और तंदूर से निकाली गईं, तो मैंने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। अचानक मेरे मुंह के अंदर से मैं की आवाज आई और वहां से एक बकरी निकल आई। उसके बाद दूसरी बकरी निकली, फिर तीसरी। ये सारी बकरियां इतनी मोटी ताजी हो गई थी कि 4 साल के बैलों से जरा भी कम नहीं थी। जब धनी आदमी अपनी झूठी कहानी सुना चुका तो लड़की ने जोर से तालियां बजाई और बोली, बहुत खूब, आपने तो बिल्कुल सच्ची बातें बताई हैं, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। फिर लड़की बोली, लीजिए अब मेरी बात सुनिए। एक बार मैंने गांव के बीचों बीच एक जगह खोदकर कपास का एक बीज बो दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ? उस बीज से एक बहुत विशाल पेड़ उग आया। वह पेड़ इतना बड़ा था कि कोई घोड़े पर सवार होकर अगर दिन भर चलता रहता तो भी उस पेड़ की छाया उसके सिर पर बराबर मौजूद रहती। जब कपास तैयार हो गई तो मैंने 500 मजबूत और तगड़ी औरतों को बुलाया और उनसे कपास जमा और साफ करवाई। उस साफ की हुई रुई को बेचकर जो रकम मिली उससे मैंने 40 ऊंट खरीदे। मैंने इन ऊंटों पर कई तरह के कपड़े लादे और उन्हें अपने 2 भाइयों के साथ बुखारा शहर भेज दिया। 3 साल तक मेरे दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब कुछ ही दिन हुए हैं मुझे मालूम हुआ है कि वे दोनों मार दिए गए हैं। हाय मेरे अभागे भाई! लड़की ने जोर से आवाज दी, ए भले लोगों, जरा इधर तो देखो। ये मोटा धनी आदमी मेरे मंझले भाई की मरजाई पहने हुए है। ये वही मरजाई है जिसे पहनकर मेरा भाई बुखारा गया था। इस आदमी ने मेरे दोनों भाइयों को मारकर उनके ऊंट और सारे सामान पर कब्जा कर लिया है। मोटा धनी आदमी सकते में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने सोचा, अगर मैं इस कहानी को सच मान लेता हूं तो मुझ पर कत्ल और डकैती का मुकदमा चल जाएगा, और अगर मैं यह कहता हूं कि यह सब सरासर झूठ है तो मुझे 50 अशर्फिया देनी पड़ेंगी। आखिरकार उसने रकम का भुगतान करना ही बेहतर समझा। उसने गिनकर 50 अशर्फिया लड़की को दे दी और दुखी मन से बोला, मेरी जिंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने चालाकी में मुझसे बाजी जीत ली है। लड़की अपने ऊंट, घोड़े और गधे को लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट गई। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की साहस और हिम्मत की एक और कहानी है। ये पुराने जमाने की बात है कि फारस देश के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम फिरज था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह बड़ी मुश्किल से जोतकर अपनी गुजर बसर करता था। जब फिरज जवान हो गया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाकर कोई काम धंधा करना चाहता है, क्योंकि थोड़ी सी जमीन से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। किसान ने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी। फिरज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल दिया। रास्ते में एक लंबा पहाड़ी सिलसिला था जिसे पार करना पड़ता था। रास्ता इतना कठिन था कि चलते चलते वह बहुत थक गया। भूख और प्यास की वजह से उसके बदन में कमजोरी महसूस होने लगी। वह एक पहाड़ी के दामन में एक घने पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ गया। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक पहाड़ों में एक शोर गूंजने लगा, मानो बहुत से घोड़े दौड़ रहे हों। फिर उसने देखा कि दूर से एक घोड़ा तेजी से उसकी तरफ भागा चला आ रहा है। ये शोर उस घोड़े के सुनो पैरों की ही थी, और फिर वह घोड़ा बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गया। फिर उसने देखा कि घोड़े पर एक बूढ़ा व्यक्ति आंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसने तुरंत आगे बढ़कर घोड़े को सहारा दिया और जमीन पर उतार लिया। बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के कारण अर्ध बेहोशी की हालत में था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे।
जिनसे काफी खून बह रहा था। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए बूढ़े ने आंखें खोली। उसके सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। तुम कौन हो? बूढ़े ने डरे हुए लहजे में पूछा। फिर्ज बोला, बाबा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं रोजगार की तलाश में शहर जा रहा था कि आपका घोड़ा आपको इस हाल में लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने देखते ही आपको घोड़े से नीचे उतार लिया। बूढ़े की सांस उखड़ रही थी। उसने बहुत मुश्किल से रुक रुक कर कहा, बेटा, जल्दी से घोड़े पर से मेरा थैला उतार लाओ। फिरज ने आगे बढ़कर घोड़े की पीठ से बंधा हुआ थैला उतारा और बूढ़े के हाथ में दे दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से थैला खोला और उसमें से एक चमड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला। फिर उन्होंने वह नक्शा फिरज को दिखाते हुए कहा, बेटा, मैं कुछ ही घड़ी का मेहमान हूँ। मुझे यह जानकर तसल्ली हुई कि मरने से पहले यह चीज मैं एक ऐसे नौजवान को सौंप रहा हूँ जो सचमुच इसका हकदार है। इस नक्शे पर उस पहाड़ी की पहचान दी गई है जिसकी गुफा में सोने की एक बहुत बड़ी खान है। इतना कहकर बूढ़े ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मौत की घाटी में चले गए। फिरज को बूढ़े घुड़सवार की मौत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। नक्शा अभी भी फिरज के हाथों में था। उसने नक्शे को गौर से देखा और सारी निशानियां अपने दिमाग में अच्छी तरह याद कर ली, ताकि अगर नक्शा खो भी जाए तो वह आसानी से उस गुफा तक पहुंच सके। अचानक उसे बहुत से घोड़े दौड़ते हुए अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अब उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग यकीनन वही है जिनके हाथों इस बेचारे बूढ़े की मौत हुई है। वह जान गया था कि इन्होंने बूढ़े पर जानलेवा हमला क्यों किया होगा। वे बूढ़े से नक्शा हासिल करना चाहते थे। उसने झट से उस नक्शे पर बनी तमाम निशानियों को अपनी खंजर से खुरच कर मिटा दिया और फिर नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में वे तमाम घुड़सवार उसके सिर पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा मर चुका है और उसके करीब एक नौजवान खड़ा है। ये सभी घुड़सवार दरअसल डाकू थे। उनका सरदार आगे बढ़ा और बूढ़े की तलाशी लेने लगा। जब उसे बूढ़े और घोड़े पर वह नक्शा नहीं मिला तो वह पलटकर फिरज को घूरते हुए कठोर आवाज में बोला, कहाँ है वह नक्शा? फिरज ने अनभिज्ञ बनते हुए जवाब दिया, कौन सा नक्शा? यह सुनकर सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ फिरज के गाल पर जड़ दिया। झूठ बोलते हो, सच सच बताओ वह नक्शा कहाँ है, वरना अभी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। फिरज ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रहा नक्शा जिसकी तलाश में तुम लोग यहाँ आए हो और जिसके लिए तुमने एक बूढ़े आदमी को कत्ल करने से भी परहेज नहीं किया। डाकू ने जब उस नक्शे को जमीन पर बिखरा हुआ देखा तो उसे और भी गुस्सा आया, लेकिन कुछ सोचकर उसने एक भयानक कहकहा लगाया और बोला, दोस्त, तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं जानता हूं कि तुमने इस नक्शे को क्यों नष्ट किया, लेकिन वह नक्शा अब भी महफूज है तुम्हारी खोपड़ी में। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। सरदार की यह बात सुनकर फिरज हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। सरदार बोला, सीधी तरह हमारे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब तुम हमारे लिए उतने ही कीमती हो जितना कि यह नक्शा था। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वह बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर हम लोग जिंदा सलामत उस जगह तक पहुंच गए और वहां से सोना हासिल करने में कामयाब हो गए तो उस सोने में तुम भी हमारे साथ बराबर के हिस्सेदार होंगे। फिरज मजबूर था और असहाय भी। उसने उनके साथ चलना ही ठीक समझा। चलने से पहले फिरज चाहता था कि बूढ़ी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आखिरकार उसने सरदार को इस बात पर राजी कर लिया। जालिम डाकू भला ऐसे नेक काम क्यों करते, लेकिन डाकुओं का सरदार फिरज को नाराज भी नहीं करना चाहता था। आखिर उन सब ने मिलकर कब्र खोदी और बूढ़े को वहीं पर दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर ये लोग अपनी खौफनाक यात्रा पर रवाना हो गए। फिरज बूढ़ी के घोड़े पर सवार था। कड़ी धूप और बदन को झुलसा देने वाली लू की वजह से उन सबका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन दौलत हासिल करने की चाहत में ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आखिरकार शाम हो गई। उनके घोड़े भी थककर चूर हो चुके थे। पास ही एक झरना बह रहा था। उन लोगों ने उसके किनारे पर डेरा डाल दिया। फिरज यह सोच रहा था कि इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डाकू भी इस बात से बेखबर नहीं थे। रात को जब ये सोने लगे तो डाकुओं के सरदार ने एक डाकू को पहरे पर बिठा दिया। आधी रात के करीब जब तमाम डाकू गहरी नींद में सो चुके थे तो फिरज उठकर उस डाकू के पास आ बैठा जो पहरा दे रहा था
और थकन की वजह से ऊँघ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत नाराजगी के भाव थे। आखिर वह भी इंसान था और उसे भी आराम का हक था, लेकिन सरदार के हुक्म के आगे किसी की क्या मजाल थी कि वह इनकार कर सके। हुक्म न मानने पर सरदार उस आदमी की गर्दन काट देता, लेकिन कहते हैं कि नींद तो फांसी के फंदे पर भी आ जाती है, और हुआ भी वही कि वह डाकू भी गहरी नींद के मजे लेने लगा। फिरोज के लिए भागने का यह बहुत अच्छा मौका था। वह धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर सभी डाकू भी घबराकर उठ बैठे और घबराकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि पैरों के ऊपर दो बड़े बड़े आग के गोले चमक रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खौफनाक बला थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अचानक उस बला ने अपना मुंह खोला और एक और खौफनाक आवाज बुलंद की। उसके मुंह खुलने से आग के बहुत से शोले निकले, जिससे आसपास के सूखे पेड़ों में आग भड़क उठी। इस दहशत भरे नजारे को देखकर डर के मारे सभी डाकुओं ने पानी में छलांगे लगा दी और तैरते हुए झरने के पार चले गए, लेकिन फिरोज वहीं खड़ा रहा। डर के मारे उसका भी बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उसकी जवामर्दी ने यह गवारा नहीं किया कि वह भाग जाए। इस बला के मुंह से निकलते शोलों और कुछ पेड़ों के जलने की वजह से आसपास का सारा इलाका रोशन हो चुका था। इस रोशनी की वजह से बला ने फिरोज को भी देख लिया। उसने हाथ बढ़ाकर फिरोज को अपने पंजों में दबोच कर उठा लिया। फिरोज ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन वह बेबस था। अचानक किसी पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर फिरोज के हाथ में आ गई। इस बला ने जैसे ही फिरोज को अपने मुंह का निवाला बनाना चाहा, तो फिरोज ने पूरी ताकत से वह टहनी इस बला की आंख पर दे मारी, जिससे उसकी आंख फूट गई और उसमें से सुर्ख रंग का लावा बह निकला। इस तकलीफ की वजह से वह बला एक खौफनाक चीख के साथ उछली, जिसकी वजह से फिरोज उसके हाथ से निकलकर उछलता हुआ झरने के दूसरे किनारे के करीब जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उस जगह दूसरे डाकू भी मौजूद थे। सरदार ने जब फिरोज को पानी में गिरते देखा, तो वह भी पानी में कूद गया और फिरोज को उठाकर किनारे पर ले आया। फिरोज बेहोश था और वह बला चीखती हुई कहीं दूर जा चुकी थी। सुबह जब दिन चढ़ा तो फिरोज कुछ होश में आ चुका था। उसे जब पता चला कि डाकुओं के सरदार ने उसकी जान बचाई है, तो उसने भी यह फैसला कर लिया कि अब वह डाकुओं के साथ ही रहेगा और सोना तलाश करने में उनकी रहनुमाई करेगा। सुबह होते ही ये लोग फिर सोने की खान की तलाश में चल पड़े। तेज धूप से उन लोगों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा और पहाड़ों के साए फैलने लगे। ये लोग आराम करने के लिए एक जगह रुक गए। वहां इन लोगों को चारों तरफ से जंगलियों ने घेर लिया। फिरोज समेत ये लोग कुल 15 थे, लेकिन जंगलियों की संख्या इनसे 3 गुना ज्यादा थी। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों को आदेश दिया, जल्दी से बड़े बड़े पत्थरों की ओट में छिप जाओ। ये लोग अफरा तफरी में करीबी पत्थरों की तरफ लपके, लेकिन इनमें से 3 डाकू जंगलियों के तीरों का निशाना बन चुके थे। बाकी डाकुओं और फिरोज ने जल्दी से अपने तीर कमान संभाल ली और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। फिरोज और उसके साथी इन जंगलियों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तीरंदाज थे। उन्होंने जंगलियों का डटकर सामना किया और सूरज डूबते डूबते तकरीबन सभी जंगली या तो मारे जा चुके थे या बुरी तरह जख्मी होकर दर्द से कराह रहे थे। इन जंगलियों में मर्द भी थे और औरतें भी। डाकुओं का भी काफी नुकसान हुआ। अब जबकि यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, तो फिरोज ने देखा कि उसके साथियों में सरदार समेत सिर्फ 5 डाकू ही जिंदा बचे थे। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, आगे बढ़ो और देखो कि कोई जंगली जिंदा न बचा हो। फिरोज भी डाकुओं के साथ आगे बढ़ा। अब तक जो जंगली बुरी तरह जख्मी हुए थे, वे भी दम तोड़ चुके थे। अचानक फिरोज ने किसी औरत की चीख सुनी। उसने पलट कर देखा। 2 डाकू एक औरत को बालों से घसीटते हुए ला रहे थे। ये औरत शायद अपनी जान बचाने के लिए किसी पत्थर के पीछे छिपी हुई थी। जब वे डाकू इस जंगली औरत को लेकर करीब पहुंचे, तो फिरोज ने देखा कि यह जंगली औरत बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसको देखकर यूं महसूस होता था जैसे जंगलियों के भेष में कोई शहजादी हो। फिरोज को उस पर दया आ गई और उसने इन डाकुओं से कहा कि वे इस पर सख्ती न करें। वैसे भी यह मर्दानगी नहीं थी। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म दिया कि वे उसे छोड़ दें।
क्योंकि इस लड़की के तमाम साथी मारे जा चुके थे, इसीलिए फिरज के कहने पर सरदार उस लड़की को अपने साथ रखने पर राजी हो गया। अंधेरा काफी फैल चुका था और लड़ाई की वजह से ये लोग थककर चूर हो चुके थे, लेकिन वे इस जगह ठहरना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वहां बहुत सी लाशें बिखरी पड़ी थी। ये लोग यहां से आगे चल पड़े और कुछ दूर जाकर एक जगह रात गुजारने के लिए ठहर गए। अगले दिन फिर से ताजा दम होकर वे अपने सफर पर रवाना हो गए। इस तरह चलते चलते कई दिन गुजर गए। तरह तरह की मुसीबतें झेलते हुए आखिर ये उस जगह आ पहुंचे जहां से इन्हें उस पहाड़ की नुकीली चोटी दिखाई देने लगी। उसे देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। ये लोग दौड़ते हुए मीनार जैसी उस पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए। अब एक समस्या थी, वह यह कि उन्हें शाम तक यहां रुककर इस बात का इंतजार करना था कि सूरज डूबने के वक्त इस मीनार नुमा चोटी का साया फैलते फैलते किस पहाड़ी पर पहुंचता है। खुदा खुदा करके शाम के करीब इस चोटी का साया पहाड़ की एक दरार पर पहुंचकर छाव में गुम हो गया क्योंकि सूरज डूब चुका था। ये लोग उस दरार के करीब जाकर रुक गए और दिन चढ़ने का इंतजार करने लगे। खुशी के मारे आज उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। ये रात उन लोगों के लिए यूं ही गुजरी जैसे कई वर्ष गुजर गए हो। सूरज की पहली किरण निकलते ही ये सब उस गुफा में दाखिल हो गए। यह एक सुरंग जैसा रास्ता था। कुछ देर बाद ये पहाड़ की दूसरी तरफ जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि सामने एक पहाड़ी की निचली सतह पूरी की पूरी जगमगा रही थी। यही वह सोने की खान थी जिसे देखकर डाकुओं का बुरा हाल हो रहा था। वे सब उस खान की तरफ दौड़ पड़े। उनमें से हर एक सबसे पहले वहां पहुंच जाना चाहता था, लेकिन फिरज वहीं खड़ा रहा। उसने लड़की को भी वहीं रोक लिया। लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह जंगली होने के बावजूद सोने की अहमियत को समझती थी। वह हैरान थी कि फिरज सोने की खान की तरफ क्यों नहीं लपका, लेकिन फिरज कुछ और ही सोच रहा था और जो कुछ उसके दिमाग में था ठीक वैसा ही हुआ। सभी डाकू इतनी दौलत देखते ही पागल हो चुके थे, जिसकी वजह से वे एक दूसरे पर ऐसे झपट पड़े जैसे एक दूसरे को मार डालना चाहते हो। चूंकि डाकुओं का सरदार उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था, वह उन चारों डाकुओं को खत्म करने में कामयाब हो गया, लेकिन वह खुद भी बहुत घायल हो चुका था। अचानक उसकी निगाह फिरज और जंगली लड़की पर पड़ गई। वह दरिंदों की तरह उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। वह इन दोनों को भी खत्म करके अकेला ही इस पूरी खान का मालिक बनना चाहता था। फिरज ताजा दम और नौजवान था। उसने मामूली सी जद्दोजहद के बाद डाकुओं के सरदार का भी खात्मा कर दिया। यह सच है कि बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है। अब ये दोनों धीरे धीरे सोने की सान की तरफ बढ़े और जितना भी सोना अपने घोड़ों पर लाद सकते थे लाद लिया और वापस चल पड़े। काफी दिनों की यात्रा के बाद जब फिरज अपने गांव पहुंचा तो वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक हसीन और खूबसूरत लड़की और बहुत सारा सोना भी था। इतना सोना कि शायद वहां के बादशाह के खजाने में भी ना हो। फिरज ने उस गांव में एक सुंदर सा महल बनवाया। फिरज के पिता ने उस जंगली लड़की की शादी फिरज के साथ कर दी। जंगली लड़की जब कीमती पोशाक पहनकर दुल्हन बनी तो वह सचमुच किसी देश की शहजादी दिखाई दे रही थी। फिरज अपने माता पिता और पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। फिरज जब तक जिंदा रहा वह गरीबों का बहुत ही हमदर्द और मददगार रहा। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। नाम था शरीफ, पर उसकी सादगी की वजह से हर कोई उसे शर्फू ही बुलाता था। शर्फू की दुनिया सच कहूं तो बहुत छोटी थी, पर उस छोटी सी दुनिया में बेपनाह प्यार और सुकून भरा हुआ था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और 2 प्यारे बच्चे, एक 7 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी। उसकी पत्नी के हाथों में तो जैसे जादू था। उस सादे से खाने को भी ऐसा लजीज बना देती थी कि क्या कहने। उनका घर बेशक कच्चा था, पर उनके लिए वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हाँ, गरीबी उनके भाग्य में लिखी थी। अक्सर ऐसा होता कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। फिर भी उनके घर में जो शांति थी ना, वो बड़े बड़े अमीरों के महलों में भी नहीं मिलती। सब अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थे। शर्फू की दिनचर्या ये थी कि वो हर सुबह तब उठता था जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते थे। अपनी पुरानी लाठी उठाता
और गांव के जमींदार के जानवरों का बड़ा सा रेवड़ हाँक कर चराने के लिए निकल जाता। ये जो जमींदार थे उनका नाम था हुक्म सिंह। वो बड़े ही नेक दिल और दयालु इंसान थे। गांव के गरीब लोगों से उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा रहता था। उनके पास बेशुमार दौलत थी, पर वो उस दौलत को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते थे। वो हमेशा दूसरों की भलाई और पूरे गांव की खुशहाली के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। जरूरतमंदों की मदद करना, उनका हालचाल पूछना और अमीर गरीब सबसे एक जैसा बर्ताव करना, यह उनकी आदत बन चुकी थी। उनके यहाँ कई लोग काम करते थे और उन्होंने सबको पूरी ईमानदारी से काम सौंप रखे थे। जमींदार का बर्ताव इतना अच्छा था कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग उनके काम को अपने घर का काम समझते थे और पूरी लगन से करते थे। जब हफ्ता आता तो जमींदार सबको बुलाकर उनका पूरा और सही हिसाब कर देते थे। कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। इसी वजह से गांव भले ही छोटा था, लोग गरीब जरूर थे, पर उनके दिलों में प्यार और सुकून हमेशा बसा रहता था। शर्फू भी उन्हीं गरीब पर खुश लोगों में से एक था। वो जमींदार के जानवरों को चराने का काम पूरी जिम्मेदारी से निभाता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह हमेशा की तरह शर्फू अपने जानवरों के साथ गांव से दूर एक चारागाह की तरफ निकल गया। वह चारागाह ऐसी थी जहां दूर दूर तक हरी भरी घास फैली हुई थी और बीचों बीच एक छोटी सी नदी गुजरती थी। गर्मियों में क्या होता था, वो नदी अक्सर सूख जाती थी और पानी कम होकर गाढ़ी कीचड़ में बदल जाता था। आज भी नदी में पानी बहुत कम था, बस कीचड़ ही कीचड़ था। दिन भर जानवर खूब चरे। शर्फू एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठा था। पक्षियों के चहकने की आवाज से वहां का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग छा गया, तो शर्फू ने सारे जानवरों को गांव की तरफ हाँकना शुरू किया ताकि समय रहते वो घर पहुंच सके। मगर किस्मत ने आज उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। उसके जानवरों के रेवड़ में एक भारी भरकम भैंस थी। वो थोड़ी लापरवाह थी, अपने आसपास से एकदम बेखबर। चलते चलते वो अचानक नदी के ऐसे हिस्से में चली गई जहां कीचड़ बहुत ही गहरा था। बस वो भैंस वहीं फंस गई। भैंस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर वह जितनी कोशिश करती उतनी ही गहरी धंसती चली जाती। उसका आधा जिस्म तो कीचड़ में डूब चुका था और हर हरकत के साथ वह और नीचे जा रही थी। एक पल के लिए तो शर्फू को लगा कि यह तो आम बात है, भैंस खुद ही बाहर निकल आएगी। मगर जब भैंस ने जोर लगाया और वह और गहरी धंस गई, तो शर्फू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भैंस ने अपनी सारी ताकत लगा दी, शरीर हिलाया, टांगें चलाईं, मगर वह कीचड़ से बाहर ना आ सकी। उसकी आंखों में बेबसी और थकान साफ दिख रही थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। जब वह थक कर चूर हो गई तो कीचड़ में ही औंधी सी पड़ गई। उसका सारा जिस्म कीचड़ में लथपथ था और वह बेसुध सी पड़ी थी। शर्फू ने जब यह हाल देखा तो उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने फौरन भागकर भैंस की रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगा। वह पूरी ताकत से खींच रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी, बाजुओं में दर्द होने लगा, मगर भैंस टस से मस न हुई। कीचड़ की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। भैंस का भारी भरकम वजन होने के कारण वह और भी ज्यादा कीचड़ में धंसती जा रही थी। शर्फू ने भैंस को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। इस कोशिश में उसके हाथ तक जख्मी हो गए, शरीर में दर्द उठने लगा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। समय तेजी से गुजरा और शाम ढलने लगी। जंगल से आने वाली डरावनी आवाजों से माहौल और भी खौफनाक हो चुका था। शर्फू को लगा कि अब अकेले इस भैंस को निकालना नामुमकिन है। उसने सोचा कि रात होने वाली है और जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाएगा, खासकर शेर और भेड़िए इस इलाके में अक्सर आते हैं। उसने बाकी के जानवरों को इकट्ठा किया और भैंस को कीचड़ में असहाय छोड़कर गांव की तरफ चल दिया। शर्फू के दिल पर एक भारी बोझ था। वह अपनी भैंस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि भैंस का क्या होगा। गांव पहुंचकर शर्फू ने सभी जानवरों को उनके बाड़े में बांधा और फिर सीधा जमींदार के घर की तरफ भागा। रात का अंधेरा हो चुका था और गांव में खामोशी छाई थी।
जमींदार अपने घर के आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पर बैठे किसी से बात कर रहे थे। शर्फू की परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जमींदार ने उसे देखते ही भांप लिया कि जरूर कोई खास बात है। जमींदार बोले, क्या हुआ शर्फू, इतने परेशान क्यों हो? शर्फू ने हांफते हुए सारी बात जमींदार को बताई, किस तरह भैंस कीचड़ में फंस गई और वह उसे लेकर आने में असफल रहा। सारी बात बताते बताते शर्फू की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वह लगभग रो देने की हालत में था। जमींदार ने ध्यान से उसकी बात सुनी, पर उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। जमींदार ने शर्फू को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं शर्फू, तुम फिक्र मत करो। रात बहुत हो चुकी है, अंधेरे में कुछ भी करना मुश्किल है। हम सुबह गांव के कुछ ताकतवर लोगों को साथ लेकर जाएंगे और भैंस को आसानी से निकाल लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जमींदार ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन एक मुश्किल है। रात के समय जंगली जानवरों का खतरा है, कहीं वो भैंस को नुकसान न पहुंचा दे। खासकर शेर और भेड़िए उस चारागाह के आसपास अक्सर घूमते रहते हैं। तुम एक काम करो, घर जाकर खाना पीना खाओ और अपने घर वालों को बताकर भैंस की रखवाली करने के लिए दोबारा वहां चले जाओ। अगर कहो तो मैं 2 लोगों को तुम्हारे साथ भेज देता हूं, ताकि तुम्हें रात गुजारने के लिए सहारा मिल जाए और डर भी न लगे। जंगल में अकेले रात काटना बहुत मुश्किल होता है। जमींदार की इस पेशकश को शर्फू ने अनसुना कर दिया। उसका दिल इस बात पर राजी नहीं था कि वह अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करे। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं मालिक, डर की कोई बात नहीं है। ईश्वर मेरा मालिक है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और भैंस की देखभाल अच्छे से कर लूंगा। सुबह आप लोग कुछ लोगों को भेज दीजिएगा तो हम उसे निकाल लाएंगे। मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे हर मुश्किल से निकाल लेता है। जमींदार ने शर्फू की इस हिम्मत और लगन को सराहा और उसे जाने की इजाजत दे दी। उन्हें शर्फू पर पूरा भरोसा था। इसके बाद शर्फू जमींदार से इजाजत लेकर सीधा अपने घर की तरफ लौट गया। गांव की तंग गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। शर्फू अंदर से परेशान तो था, लेकिन उसने अपने चेहरे से मायूसी को हटा दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने जरा सी कमजोरी दिखाई तो उसकी पत्नी, जो पहले से ही फिक्रमंद है, वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। शर्फू ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने नरमी से कहा, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। मैं कब से इंतजार कर रही थी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा था। बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी आपके ही बारे में पूछ रहे थे। शर्फू अंदर आया। उसने अपनी टूटी हुई खाट पर बैठकर अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे भैंस कीचड़ में फंस गई और वह जमींदार के कहने पर रात भर भैंस की रखवाली करने जा रहा है। उसने यह भी बताया कि जमींदार ने उसे 2 आदमी साथ ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन वह नहीं माना। उसकी पत्नी ने जब सुना कि उसका पति रात भर अकेले जंगल में भैंस की रखवाली करेगा, तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या आप अकेले ही रात भर वहां पर रहेंगे? उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके दिल में जंगली जानवरों का डर बसा हुआ था। अगर किसी जंगली जानवर ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे तो भूत प्रेत का भी डर लगा रहता है। जंगल में अकेले जाकर क्या करोगे? पत्नी लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं, आप वहां पर अकेले नहीं जाएंगे। जमींदार साहब से कहकर किसी और को भिजवा दें, या फिर अपने साथ 1-2 लोग और ले जाएं। शर्फू, जिसकी बहादुरी की वजह से गांव में उसकी बहुत साख थी, वह अपनी पत्नी को परेशान देखकर मुस्कुराया। उसने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे पगली, तू बेकार में डरती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शर्फू ने कहा, मैं कोई डरपोक थोड़े हो जो जमींदार साहब से कायरों वाली बात करो। ये तो मेरे काम का हिस्सा है। तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा परमात्मा मेरा रखवाला है। शर्फू ने जल्दी से बात खत्म की ताकि उसकी पत्नी को और बहस करने का मौका न मिले। उसने आगे कहा, जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, खाना दे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मुझे जल्दी जाना होगा। भैंस अकेली है, कहीं कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसकी पत्नी जानती थी कि शर्फू बहुत जिद्दी है।
जो फैसला वह एक बार ले लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता, उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अपने पति की जिम्मेदारी को भी समझती थी। उसने चुपचाप गरम गरम रोटियां और चावल निकाले शर्फू के सामने रख दी। शर्फू ने जल्दी जल्दी खाना खाया और हर एक निवाले के साथ उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि आज भी उसे भरपेट खाना मिला है। खाने के बाद शर्फू दोबारा भैंस के पास जाने लगा। शर्फू ने पत्नी से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर के दोनों दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और डरना नहीं, सब ठीक है। पत्नी ने गहरी सांस ली और भरे हुए दिल के साथ कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वह अंदर ही अंदर पी गई ताकि उसके पति की हिम्मत न टूटे। शर्फू ने अपनी लाठी साथ ली और अकेला ही जंगल की तरफ चल दिया। गांव की मंद रोशनियों से दूर वह आहिस्ता आहिस्ता सुनसान जंगल के अंदर दाखिल होता जा रहा था। रात की खामोशी में उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे वह शर्फू का पीछा कर रही हो। दूर से किसी लोमड़ी की आवाज और उल्लू की चीखें उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अंदर ही अंदर वह डर से लड़ रहा था, एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। उसकी हिम्मत और जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर इंसान होने के नाते उसके दिल में डर भी था। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लाठी को उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके दिमाग में अपनी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे घूम रहे थे। वह किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद वह उस नदी के नजदीक जा पहुंचा जहां पर भैंस फंसी हुई थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें ही आ रही थी। उसे दूर से ही भैंस की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भैंस कीचड़ में उसी तरह बेबसी से फंसी हुई थी। वो बहुत थक चुकी थी और उसकी आंखें बहुत दुखी थी। वह बेजान सी लग रही थी। शर्फू भैंस की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि सबसे पहले आग जलाई जाए ताकि जंगली जानवरों को वहां से दूर रखा जा सके। उसने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठी की और फिर पत्थरों की सहायता से वहां पर आग जला दी। लपटों के कारण रोशनी होने से डर का माहौल कुछ कम हो गया था। शर्फू आग के पास ही बैठ गया। रात के अंधेरे में शर्फू ने अपने दिल को मजबूत किया और वह भैंस से बातें करने लगा। उसे तसल्ली देने लगा जैसे कि वह उसकी बात समझ रही हो। वह कहने लगा, तू फिक्र मत कर, सुबह होते ही यहां से तुझे निकाल कर ले जाएंगे। बस ये रात कट जाए। वह न जाने कब तक भैंस से बातें करता रहा। आग की रोशनी में कभी भैंस का चेहरा दिखाई देता तो कभी छुप जाता। समय धीरे धीरे गुजरा। शर्फू ने अपनी लाठी को अपने पास ही रखा था और हर आने वाली आवाज पर वह कान लगाए रखता। कभी किसी सरसराहट पर वह चौंक उठता तो कभी किसी जानवर की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो शर्फू की आंखों में नींद उतरने लगी, क्योंकि दिन भर की मेहनत ने शर्फू को थका दिया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो झपकियां लेने लगा। ऐसी हालत में ही अचानक उसे किसी जानवर के गुर्राने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी नजदीक और गरजदार थी कि शर्फू फौरन चौंक कर उठ बैठा। उसकी सारी नींद एक ही पल में गायब हो गई और पूरे बदन में कंपी सी छूटने लगी। शर्फू ने नजर उठाकर देखा तो आग की मंद रोशनी में उसे कुछ दूरी पर पेड़ों के झुंड से बाहर निकलता हुआ एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर दिखाई दिया। वह शेर उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शेर का कद उसकी भैंस से भी बड़ा मालूम हो रहा था। शेर की आंखें अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। शर्फू के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसका खून जम सा गया और कलेजा हलक में आकर अटक गया। उसको लगा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। शेर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर शर्फू के होश और हवास उड़ गए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा जैसे उसका दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। शेर धीरे धीरे खौफनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। शर्फू ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली, जैसे यही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मगर उसे मालूम था कि यह छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा इस खौफनाक जानवर के सामने बेकार है। उसके दिमाग में उसकी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे
और जमींदार पर उसका भरोसा घूमने लगा। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। आज शेर उसे नहीं छोड़ेगा। शेर उसके इतने करीब आ चुका था कि अब शर्फू का वहां से भागना नामुमकिन था। वह अपनी जगह पर ही जमकर रह गया, जैसे उसके पैरों में शीशा भर दिया गया हो। उसकी जुबान सूख चुकी थी और उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वह चुपचाप सांसों को रोके हुए आग के नजदीक बैठा रहा। इसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने जब अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, मगर वह बंद ना हो सकी। वह शेर के खौफनाक चेहरे को देखता रहा। शेर अब उसके बिल्कुल सामने आ गया था। आग की रोशनी में शेर का भारी मजबूत जिस्म और उसके पंजे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब शेर उसके और नजदीक आ गया और आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ी, तो शर्फू ने एक अजीब सा दृश्य देखा। जो शेर अभी तक बिल्कुल तंदुरुस्त और खतरनाक नजर आ रहा था, वो एक पैर से लंगड़ा था। उसका अगला बायां पंजा जमीन पर पूरी तरह से नहीं पड़ रहा था, वो उसे घसीटता हुआ आ रहा था। शेर के इस लंगड़ेपन पर उसे बहुत ताज्जुब हुआ, मगर वह अपनी सांसें रोककर चुपचाप बैठा रहा। उसकी निगाहें शेर के चेहरे पर जमी हुई थी। शेर का कद शर्फू से कहीं ऊंचा था। एक पल के लिए शर्फू की सांस रुक गई। उसे लगा कि अब शेर उस पर हमला कर देगा। वो अपनी मौत के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उसने एक हल्की सी गुर्राहट की, जो दहाड़ की तरह खतरनाक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ बेचैनी और तकलीफ थी। शेर ने अपना वही जख्मी पंजा, जिससे वह लंगड़ा रहा था, शर्फू की तरफ कर दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वह शर्फू से कह रहा हो, देखो, मैं तकलीफ में हूं। शेर की इस हरकत से शर्फू हैरान रह गया। शर्फू ने शेर की आंखों में गहराई से देखा तो उसे महसूस हुआ कि शेर हमलावर नहीं, बल्कि सहायता मांगने के लिए आया है। शर्फू को फौरन समझ में आ गया कि शेर का पैर जख्मी है और वह मुझसे मदद मांग रहा है। यह एक ऐसा दृश्य था जहां पर एक शिकारी शिकार के सामने बेबस बैठा था। शर्फू को डर तो बहुत लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, उसके सामने एक शेर था, एक ऐसा जंगली जानवर जो बहुत खतरनाक होता है। शर्फू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपना हाथ डरते डरते शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ शेर के पंजे के नजदीक पहुंचा, शेर ने एक गुर्राहट की, जैसे कि वह शर्फू को खबरदार कर रहा हो कि उसके छूने से उसे तकलीफ होगी। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा कि शेर उसे काट लेगा और अपने ताकतवर जबड़ों से उसे दबोच लेगा। एक बार के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई। थोड़ी देर तक वह इसी हालत में बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शेर इसी तरह से अपना जख्मी पंजा उसकी तरफ किए हुए था। शर्फू ने अपने अंदर की आवाज सुनी, जो उससे कह रही थी कि यह शेर सचमुच उसकी सहायता चाहता है। यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से अपना हाथ शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। इस बार उसका इरादा मजबूत था। उसकी उंगलियों ने जब शेर के भारी पंजे को छुआ, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा सा कांटा शेर के पंजे में घुसा हुआ है, जो थोड़ा सा बाहर है और बाकी पूरा पंजे में धंसा हुआ है। ये कांटा देखने में एक मोटा सा और नुकीला सा लकड़ी का टुकड़ा था। शर्फू के हाथ ने जब शेर के पंजे को छुआ, तो शेर ने तकलीफ की वजह से एक और गुर्राहट की, मगर इस बार वह गुर्राहट बहुत ही हल्की थी और उसके साथ ही शेर ने अपना पंजा थोड़ा सा उठा लिया। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह सोचने लगा, अगर मैंने इसके पंजे से कांटा निकाला तो इसे बहुत दर्द होगा, और दर्द की वजह से गुस्से में आकर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या यह फैसला सही है? क्या अपनी जान को खतरे में डालकर वह अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर रहा? उसे लगा कि यहां से भाग जाना चाहिए, मगर वह भागकर नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि अगर शेर ने मुझे मारना ही होता तो अब तक मार चुका होता। वह चुप क्यों बैठा है और अपना पंजा क्यों मेरी तरफ किए हुए है? अवश्य ही इसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। वह एक अजीब सी कशमकश में फंस गया था। एक तरफ डर था जो उसे भागने के लिए उकसा रहा था, दूसरी तरफ इंसानियत और उसके अंदर का वह चरवाहा जो किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता था। मुझे इसके पैर से कांटा निकालना ही चाहिए। मौत और जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। अगर मैं मर भी गया तो एक नेक काम करके मरूंगा।
यह ख्याल उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत को जमा करके अपने हाथ को धीरे धीरे शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। इस बार उसका इरादा मजबूत था। उसने कांटे के सिरे को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों को बंद करके एक ही झटके से उसे खींच दिया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर ने दर्द की वजह से एक जोरदार दहाड़ मारी। ये दहाड़ इतनी गरजदार और इतनी खौफनाक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शर्फू के दिल की धड़कनें बंद हो गईं और उसके होश व हवास जाते रहे। उसका शरीर कांपने लगा। इस दहाड़ को वह बर्दाश्त न कर सका और बेहोश होकर वहीं पर ढेर हो गया। वह आग के नजदीक ही गिर गया। शेर अभी भी दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी और फिर खामोशी छा गई। शर्फू बेहोश होकर आग के नजदीक गिर चुका था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी पल भी हो सकता है। जिस समय शर्फू ने शेर के पंजे से कांटा निकाला था तो मवाद की एक धार बहने लगी थी। वह जगह कांटा लगने की वजह से पक चुकी थी, लेकिन अब शेर के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल के लिए वहीं पर बैठा रहा। अब उसे दर्द की जगह कुछ आराम महसूस होने लगा था। शेर को दर्द से राहत मिली तो उसने अपनी नजरें कीचड़ की तरफ घुमाई, जहां पर भैंस अभी तक औंधी पड़ी हुई थी। शेर अपनी जगह से उठा। उसका जख्मी पंजा अब ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। उसकी छलांग इतनी ताकतवर थी कि शर्फू अगर होश में होता तो हैरान रह जाता। एक ही झटके के साथ उसने अपने मजबूत पंजों से भैंस को मजबूती से पकड़ा। जो भैंस अभी तक बिना हिले डुले बेजान सी पड़ी हुई थी, शेर की इस अचानक हरकत से वह हड़बड़ा गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही बार में भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और फिर उसने जोर से अपने शरीर को झटका। उसके जिस्म पर जो कीचड़ लगा था वह झटके की वजह से किनारे पर फैल गया। भैंस डरी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। वह किनारे पर खड़ी हुई हाँफ रही थी। शेर ने भैंस को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर शर्फू की तरफ देखा। शेर ने उसे सूंघा और उसकी हालत का जायजा लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ वह जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शर्फू को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके एहसान का बदला पूरा किया। शेर अपने स्वभाव से उल्टा एक इंसान के एहसान का बदला पूरा कर चुका था। भैंस किनारे पर खड़ी थी और शर्फू बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद पक्षियों के चहकने की आवाज के साथ सुबह की पहली किरणें फूटने लगी। जब सूरज की सुनहरी किरणें सीधी शर्फू के चेहरे पर पड़ी तो धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसने करवट बदली और आंखें खोल दी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहां पर है। फिर उसे रात की सारी घटना याद आई वो शेर की दहाड़, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था। यह सोचकर एक बार फिर से उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। डर के मारे उसने अपने आसपास देखा तो उसे लगा कि अब तक तो वह शेर का निवाला बन चुका होगा। घबराकर उसने अपने दाएं बाएं देखा। सबसे पहले उसकी नजर भैंस पर पड़ी। भैंस, जो कि कीचड़ में लिपटी हुई बिल्कुल सही सलामत नदी के किनारे पर खड़ी थी। शर्फू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तेजी से उठा और भैंस की तरफ भागा। उसने भैंस को छूकर देखा। वह किनारे पर खड़ी थी। उसे तसल्ली हो गई तो वह भैंस के पास ही खड़ा रहा। शेर वहां पर मौजूद नहीं था। शर्फू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर शेर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। फिर उसने गौर से उस जगह को देखा जहां पर शेर के पंजों से उसने कांटा निकाला था। जमीन पर मवाद का ढेर लगा हुआ था। उसके आसपास ताजा खून के निशान भी थे। यह देखकर शर्फू की आंखें खुल गईं। उसे रात की पूरी घटना की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ गया कि यह सब शेर का ही काम है। उसके बेहोश हो जाने के बाद शेर ने अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के बाद उसकी भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। यह एक ऐसी घटना थी जिससे शर्फू हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खूंखार शेर ये सब कर सकता है। वह किसी के एहसान का बदला भी चुका सकता है। उसका ईश्वर पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि न सिर्फ उसकी जान बच गई बल्कि उसकी भैंस भी सही सलामत थी। और फिर शर्फू अपनी भैंस को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वह गांव में पहुंचा
तो जमींदार और कुछ गांव वाले उसे रास्ते में ही मिल गए। जमींदार को भी रात भर नींद नहीं आई थी। वो शर्फू और भैंस के लिए बहुत परेशान था। शर्फू को भैंस के साथ सही सलामत देखकर वह हैरान रह गया। उसने हैरानी से पूछा, शर्फू, तुम भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल कर ले आए? तुमने तो कहा था कि यह एक आदमी के बस की बात नहीं है। शर्फू ने गहरी सांस ली और फिर जमींदार को रात की सारी घटना विस्तार से बता दी। जब लोगों ने यह बात सुनी तो उन्हें शर्फू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जमींदार ने शर्फू से कहा, वाकई तुम एक बहुत ही बहादुर आदमी हो। तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। जमींदार की नजरों में शर्फू के लिए सम्मान अब और भी बढ़ गया था। शर्फू की यह कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसकी हिम्मत पर हैरान थे। इस घटना ने शर्फू को न सिर्फ एक बहादुर चरवाहा बना दिया, बल्कि उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ा सबक भी उसे सिखाया। शर्फू की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। उसने यह बात साबित कर दी कि सच्ची इंसानियत और नेक इरादे बड़े से बड़े खतरे को भी झेल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। दूसरों का भला करना कभी बेकार नहीं जाता। शर्फू ने एक खूंखार शेर के दर्द को समझा और इंसानियत दिखाई, जिसका फल उसे जान और माल की हिफाजत के रूप में मिला। हमें भी अपनी जिंदगी में नेक दिली नहीं छोड़नी चाहिए।